हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल पर। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि होगी प्रसार शिक्षा से, जिसमें अपने जो है हमने क्या किया है, संपूर्ण जो भी सिलेबस है उसमें पूरे से जो है हमने बनाया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अभी तक की हमने पूरे जो टॉपिक वाइज जितने भी थे प्रसार शिक्षा में इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्या मतलब कहिए छोड़ना कुछ है ही नहीं है, प्रत्येक चीज पर हमको ध्यान देना है। तो उस अकॉर्डिंग जो है क्या क्या है हमने तो अपना पूरा जो है ये संपूर्ण सिलेबस से तैयार किया है। इसके बाद हम अपनी जो है नेक्स्ट ब्रांच स्टार्ट करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट। उसमें भी जितनी भी चीजें आपको पढ़नी है सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको भी हम टॉपिक वाइज करेंगे, है ना। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। इसमें लगभग लगभग 100 प्रश्न या फिर 100 से 2-4 ज्यादा कम भी हो सकते हैं, उतने पूरे बनाए गए हैं। चलिए लेट स्टार्ट द क्लास। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा सिद्धांत व्यक्तियों की स्वायत्ता और आत्मनिर्णय की क्षमता को बढ़ाने पर बल देता है? तो ऑप्शन हमारे हैं, ए है व्यवहारवाद सिद्धांत, बी है आत्मनिर्भरता सिद्धांत, सी है अधिगम सिद्धांत, डी है स्थिति निर्धारण सिद्धांत। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा जो है सिद्धांत व्यक्तियों की स्वायत्ता और आत्मनिर्णय की क्षमता को बढ़ने पर बल देता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। जिसमें क्या होता है, ये बहुत सारे सिद्धांत हैं लेकिन इसमें जो आत्मनिर्णय के लिए आत्मनिर्भरता का सिद्धांत सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर आपका होगा। क्योंकि व्यवहारवाद में व्यवहार का जो है कह सकते हैं अध्ययन किया जाता है, और जो ये अधिगम सिद्धांत है इसमें अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, है ना। तो अधिगम में जो है सीखने पर अध्ययन किया जाता है। स्थिति निर्धारण में क्या होता है आपकी मतलब कैसी, मतलब हर चीज का मूल्यांकन, कैसी स्थिति, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें स्वायत्ता और आत्मनिर्णय की क्षमता पर ये जो है आपका आत्मनिर्भरता का सिद्धांत ही बल देता है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किस शिक्षण विधि में सहभागिता, अनुभव आधारित अधिगम और समूह चर्चा पर अधिक जोर दिया जाता है ना। यानी कि जो ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है इसमें सहभागिता, अनुभव आधारित अधिगम और समूह चर्चा पर अधिक जोर दिया जाता है। तो हमारे ऑप्शन क्या है, ए है व्याख्यान विधि, बी है प्रदर्शन विधि, सी है कार्यशाला विधि, डी है परामर्श विधि। सॉरी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसमें होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कार्यशाला विधि। क्योंकि देखिए व्याख्यान विधि में क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है, ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, बी है प्रदर्शन विधि, सी है कार्यशाला विधि, डी है परामर्श विधि। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें सहभागिता, अनुभव आधारित अधिगम और समूह चर्चा पर अधिक बल दिया जाता है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यशाला विधि। क्योंकि देखिए व्याख्यान विधि में क्या होता है, एक मतलब पूरा एक सेमिनार टाइप का होता है जिसमें जो प्रसार कार्य करता है तो वो क्या करता है अपनी मतलब उस भाषण से या कह सकते हैं मतलब वक्तव्य से बता करके और जो है व्याख्यान विधि द्वारा उनको समझाता है। और प्रदर्शन में क्या होता है, किसी चीज को करके दिखाया जाता है और उसमें वो विधि बताई जाती है, ये प्रभाव होता है। और परामर्श विधि में तो मान के चलिए कि किसी चीज का जो है जो जन मतलब समूह होता है या व्यक्ति लोग होते हैं तो वो परामर्श लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सहभागिता, अनुभव। तो सहभागिता क्या होगी, जब कार्यशाला विधि होगी। कार्यशाला विधि में क्या होगा, उसमें सारी चीजें होंगी, उसमें जो सिखा रहा होगा और जो सीख रहा होगा दोनों की सहभागिता होगी, और जो है उनका जो अनुभव होगा उस तरह से अनेक चीजें होंगी इस पर जो है। और इस प्रक्रिया द्वारा जब आपको सिखाया जाएगा तो समूह चर्चा पर इस पर अधिक बल दिया जाता है ना। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, एक प्रभावी प्रसार कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ऑप्शन ए है तकनीकी ज्ञान, बी है संचार कौशल, सी है अधिकार प्राप्त की क्षमता, और हमारा डी है सामाजिक प्रतिष्ठा। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी संचार कौशल। देखिए जो एक प्रभावी प्रसार कार्यकर्ता है उसके लिए देखिए तकनीकी ज्ञान या आवश्यक है, लेकिन तकनीकी ज्ञान है लेकिन अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन की या कह सकते हैं अपनी बात को रखने की समझाने की जो है योग्यता नहीं तब भी नहीं हो पाएगा। लेकिन संचार कौशल, अगर व्यक्ति के अंदर संचार कौशल की क्षमता है तो वो जो है अपनी बात को सबसे महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर पाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में दृश्य शिक्षण सामग्री के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम को कठिन बनाना, बी है कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना, सी है शिक्षकों की संख्या कम करना, डी है केवल मनोरंजन प्रदान करना। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, दृश्य शिक्षण सामग्री के उपयोग का मुख्य उद्देश्य। तो देखिए मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, कोई भी चीज अगर होगी तो अगर उसको पढ़ाने के साथ साथ अगर उसको बच्चों को दिखाया जाएगा, आप मान के चलिए जैसे पोस्टर ही हो गया या कोई ऐसी चीज है जिसको दिखाया जाएगा तो वो बच्चों के अंदर जो कि अधिगम की क्षमता है वो ज्यादा होगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना। जब बच्चे देखेंगे उसको तो और ज्यादा उनका जो कक्षा शिक्षण है, जो सीखने की जो है प्रक्रिया है वो तेज होगी और वो ज्यादा स्थिर हो गए उनके दिमाग। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, बी है बेरोजगारी को बढ़ावा देना, फिर सी है उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना, है ना, फिर डी क्या है निरक्षरों को साक्षर बनाना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आप जानते हैं ये कब से कब के लिए होता है, तो ये 18 से 35 वर्ष की आयु के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, बेरोजगारी को बढ़ावा देना तो होगा नहीं, व्यवसायिक प्रशिक्षण भी नहीं प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है जो निरक्षर होते हैं उनको साक्षर, जो किसी कारण से नहीं पढ़ लिख पाए हैं उनको किसी मतलब वो अपना मान के चलिए अक्षर ज्ञान तक उनका अगर नहीं है, ये सारी समस्याएं हैं, तो उसमें क्या होता है इस जो है इसमें निरक्षरों को साक्षर बनाया जाता है। और ये हमारी कब स्टार्ट हुई थी, तो ये आप हमारी मान के चलिए 2 अक्टूबर सन 1978 में जो है ये प्रारंभ की गई थी। यह शिक्षा क्या है, क्रियात्मक व्यवहारिक और जो है उपचारी शिक्षण है। और इसमें क्या होता है 15 एडल्ट एजुकेशन भी इसको कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जो निरक्षर होते हैं उनको सिखाया था। बाकी उसके अलावा जो है साक्षरण के अलावा निर्धरता दूर करना, आर्थिक विकास हो गया, सामाजिक सब बहुत सारी अन्य चीजें होती हैं। और इसमें क्रियात्मकता चेतना, और ये क्या है, ये शिक्षा सबसे ज्यादा समझ लीजिए आप कि ये क्या है, तो ये एक लचीली शिक्षा है। ये भी जान लीजिए आपकी लचीली शिक्षा है कि व्यक्ति जैसे है, जिस स्थान पर है, जिस स्थिति में है, उसको वैसी ही जो है जगह पर वैसी ही स्थिति में उसको शिक्षा दी जाए, है ना। ये सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। ऑप्शन ए है हमारा जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, डी है सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी है मोतीलाल नेहरू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना जो थी तो ये किसने शुरू की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। और तो ये आप जान लीजिए कि पंचवर्षीय योजना ये कब, तो ये जो है 1 अप्रैल 1956 से जो है ये शुरुआत हुई थी। इसमें क्या था, ये जो है 2015 में, और एक चीज है 2015 में इसका जो है जो पंचवर्षीय योजना इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया था, तो इसका नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई, है ना। तो ऑप्शन हमारे क्या है, ऑप्शन ए है 1919, फिर क्या है बी है 1945, एक मिनट, फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट हमारा है 1945, एक मिनट,
फिर जो है अगला है 1956, फिर है 1965। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या है, तो ये एक जो है अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये क्या है, एक ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई थी। और इसके जो है बहुत सारी मतलब ब्रांच है, ये देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसके अंतर्गत क्या है, तो WHO हो गया, फाओ हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, केयर हो गया, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत ही कार्य करती हैं। इतना आप लोग जान लीजिए, इसके अंतर्गत ही ये सारी चीजें कार्य करती हैं। कौन कौन सा हो गया आपका, WHO हो गया है ना। और अगला क्या है, तो ये आपका हो गया फाओ हो गया, और आपका क्या हो गया, केयर हो गया, और आपका क्या हो गया, तो आपका यूनिसेफ हो गया। ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत ही कार्य करती हैं। और ये जो है इसमें क्या था, ये अकेले तो भाई हर चीज संभाल नहीं सकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ब्रांच बना दी। तो ये है इसके अलग अलग कार्य हो गए, इस तरह से ये संस्था संचालित होती है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी है जेनेवा, सी है पेरिस, डी है वाशिंगटन DC। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जेनेवा ना। डब्ल्यू का जो है WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो जेनेवा में है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें अभी तक का कितने, तो लगभग सॉरी लगभग नहीं, कुल जो है 194 देश यानी कि 194 देश जो है जुड़े हुए हैं इसके साथ, कार्य कर रहे हैं। और ये क्या है, तो ये यूएनओ का एक प्रमुख अंग है। इसकी स्थापना भी आप देख लीजिए, तो 1945 में इसका क्या था, प्रपोजल दिया गया था, ठीक है। 46 में इसको पारित किया गया, मतलब कह लीजिए इसको 1900, ये आप सारी चीजें नोट कर लीजिए, इसको संविधान में जो है मान्यता प्राप्त कर दी गई थी इसकी। फिर जो है 1948 में इसकी जो है स्थापना हुई, ठीक है। ये तीनों डेट आप याद रखिए। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर बाय द वे आपको जैसे अभी 2021 टीजीटी में प्रश्न था एक, अगर जो है 1948 अगर ऑप्शन में नहीं होता है, तो इन दोनों में से कोई आप लगाएंगे। लेकिन अगर 1948 है तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1948। 1945 में प्रपोजल दिया, और 46 में संविधान ने इसको अंगीकार किया, कर लीजिए स्वीकार किया, और 48 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत जो है 1948 में ही क्या किया, भारत इसका एक सदस्य बन गया था। और 56 देश थे उस समय जब भारत इसका सदस्य बना था, तब कितने, तो 56 देश थे। 87 में क्या था, तो 1987 में 166 देश थे, लेकिन वर्तमान में 194 देश जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन हमारे हैं, ए है परमाणु शस्त्र नियंत्रण, फिर जो है बी है बच्चों और माताओं के कल्याण के लिए कार्य करना, और फिर सी है जलवायु परिवर्तन से निपटना, फिर जो है अगला आप जो है ऑप्शन हमारा क्या है, डी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों और माताओं के लिए ये कार्य करती है संस्था। यूनिसेफ क्या करती है, तो बच्चों और माताओं के जो है कल्याण के लिए संस्था कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पोषण संबंधी अनुसंधान किस संस्थान से अंतर्गत आता है। भारत में पोषण संबंधी अनुसंधान किस संस्थान के अंतर्गत आता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा संस्थान है जो कि पोषण संबंधी चीजें या पोषण संबंधी उसमें रिसर्च होते हैं। तो ऑप्शन ए है ICMR, बी है निन, सी है CFTRI, डी है फसाई। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निन। निन जो है, तो ये क्या करता है, तो ये भारत में पोषण संबंधी जितने भी अनुसंधान हैं वो यहीं पर होते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
CFTRI का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे ऑप्शन क्या है? ए है कपड़ा उद्योग का विकास, बी है खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान, सी है कृषि उत्पादन में वृद्धि, फिर डी है जल संसाधन प्रबंधन। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान। CFTRI का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका है मैसूर में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मैसूर में, और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1950 यानी कि 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। CFTRI का मुख्य कार्य क्या है? तो खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान इसका कार्य है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मैसूर में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1950 यानी कि 1950 में हुई थी। और इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, CFTRI का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो है ये फुल फॉर्म हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो तैयार आहार है वो कौन कौन से जो खाद्य प्रयोग की अनुसंधान करते हैं उसमें क्या तैयार करते हैं? तो उसमें बाल आहार तैयार किया जाता है। ठीक है, बाल आहार तैयार किया जाता है। और क्या होता है, एक मिनट, माल्ट युक्त जो है आटा ये बनता है, और बहुउद्देशीय आटा बनता है। बहुउद्देशीय आटा बनता है जिसमें क्या है, अनेक प्रकार की चीजें मोटे अनाजों को मिला करके ये सारी चीजें होती हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ICMR का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, बी है चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सुधार, फिर हमारा सी क्या है? ऑप्शन हमारा सी क्या कह रहा है? एक मिनट, सी है हमारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, फिर डी है हमारा कृषि तकनीक में सुधार। तो देखिए हमारा जो ICMR है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारा है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सुधार। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। ये इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, और इसके जो है 1949 में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कौन सा विवाह प्रकार माता पिता द्वारा तय किया जाता है जिसमें दूल्हा और दुल्हन की सहमति कम होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रेम विवाह, बी है बलात विवाह, सी है अरेंज मैरिज, डी है गंधर्व विवाह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अरेंज मैरिज, है ना। जो ये जो है कौन सा विवाह कहलाता है? अरेंज मैरिज कहलाता है। और गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहते हैं, ये भी जान लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? संयुक्त परिवार प्रणाली में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा वित्तीय स्थिरता, बी है अनुशासन की कमी, फिर इसके बाद हमारा सी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी, डी है प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी। जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में प्रचलित विवाह के कितने प्रमुख प्रकार हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6, डी है 8। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मिनट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। भारत में जो है कितने मुख्य प्रकार हैं विवाह के? तो ये हैं, ये आपको जो है पूरे मुख्य मिल जाएंगे 8 प्रकार के। 8 प्रकार के विवाह भारत में प्रचलित हैं। तो कौन कौन से वो 8 विवाह हो गए? तो वो है ब्रह्म विवाह, है ना। आइए हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ब्रह्म विवाह, फिर है दैव विवाह, फिर है आर्ष विवाह, पूरे विवाह के प्रकार लिखे दे रहे हैं। फिर एक है आपका प्रजापत्य विवाह, फिर है असुर विवाह, फिर उसके बाद है आपका गंधर्व विवाह, फिर इसके बाद आपका है पैशाच विवाह। ये आपके
पूरे जो है आपके 8 प्रकार के विवाह हो गए। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह में क्या होता है, वर को घर बुला करके वस्त्र आदि भेंट करते हैं, फिर जो है मतलब कन्यादान करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। और इससे उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है, तो 21 पीढ़ियों को पवित्र करता है। दैव विवाह में क्या होता है, तो दैव विवाह में ये प्रतीकात्मक विवाह है, यज्ञ करने पर जो है पुरोहित को कन्या दान दी जाती है। और आर्ष विवाह में क्या होता है, तो इसमें आर्ष का अर्थ क्या होता है, ऋषि से है। आर्ष का मतलब क्या होता है, ऋषि से। जब विवाह के लिए ऋषि कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल और एक गाय देता था, तब ये आर्ष विवाह कहलाता था। और प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, तो इसमें ब्रह्म विवाह की तरह ही एक वाक्य बोलते हैं कि मतलब उसमें भी कि तुम जो है एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करना, इस तरह से ये प्रजापत्य विवाह है। और असुर विवाह में यह एक मतलब क्या कहलाता था, तो असुर मतलब राक्षस से हो गया, इसका तात्पर्य है ना। तो इसमें जो है निम्न कोटि का ये होता था, इसमें कन्या का जो है मूल्य पिता लेता था, यानी कि एक तरह से कह लीजिए आप अपनी कन्या को जो पिता है वो बेच देता था। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह भी हमने प्रश्न में ऊपर बताया। और पैशाच में, इसमें जो है पैशाच विवाह में क्या है, तो जैसे कि स्त्री को जबरदस्ती कह सकते हैं, या सोई हुई या निद्रा में जबरदस्ती उसके साथ विवाह कर लिया जाता था, उसके साथ गलत संबंध बना लिए जाते थे, फिर बाद में उसमें क्या होता था, उससे विवाह कर लिया जाता था। ये सारी जो है विवाह आपके विवाह के प्रकार हो गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हिंदू धर्म में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए है 12, बी है 16, सी है 18, डी है 21। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 16 है ना। 16 संस्कार हमारे जो है हिंदू धर्म में माने जाते हैं। ठीक है, 16 संस्कार हिंदू धर्म में माने जाते हैं। और लेकिन गौतम ऋषि ने क्या जो है अपने व्यास ने जो है स्मृति में 16 संस्कार माने, और जो है महर्षि गंगीरा ने 25 माने हैं, गौतम ऋषि ने 40 माने हैं। तो इस तरह से ये आपके संस्कार जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक के 16 संस्कार आपके माने जाते हैं। चलिए फिर देखिए, अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में जो है बहुत ज्यादा क्लास आपकी बड़ी हो जाएगी, तो हमें लगता है इसको 2 पार्ट में कर दें हम, ये ज्यादा सही रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ये क्या है, सैन्य सहायता प्रदान करना, बी है शिक्षा विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना, सी है वित्तीय सहायता प्रदान करना, डी है पर्यावरण संरक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शिक्षा विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना यूनेस्को का ये मुख्य कार्य है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवा संगठन किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं अपने, ए है महिला सशक्तिकरण और श्रमिकों के अधिकार, बी है बाल विकास कार्यक्रम, सी है तकनीकी शिक्षा, डी है वाणिज्य व्यापार। तो सेवा का कहाँ से संबंध है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिला सशक्तिकरण और श्रमिकों के अधिकार। तो देखिए महिला सशक्तिकरण की बात आई तो हमें आप एक प्रश्न जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि महिला दिवस है ना, महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग हमको, अगर कोई भी देख रहा है हमारा वीडियो तो कमेंट करके जरूर से जरूर हमें महिला दिवस कब मनाया जाता है ये बताएगा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ड्वाक्रा का पूरा नाम क्या है। तो ड्वाक्रा का पूरा नाम क्या है, ये हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ए है चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ यूथ, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, बी है डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स एसोसिएशन, फिर सी है हमारा डोमेस्टिक वर्कर्स एंड चाइल्ड राइट्स एसोसिएशन, डी है हमारा डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ रूरल कम्युनिटी एसोसिएशन। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्वाक्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा ड्वाक्रा का। आइए देख लेते हैं कि जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1978 में है ना। IRDS की एक ये क्या है, तो ये एक उपयोजना है। ड्वाक्रा जो है सितंबर 1982 में देश के 50 जिलों में चलाया गया, ठीक है। और इसकी स्थापना
78 यानी कि 1978 में हुई थी। इसमें क्या होता है, तो ये ग्रामीण महिलाओं में महिला बाल विकास योजनाएं और इस तरह से कई जो है समन्वित योजनाएं कार्य करती हैं इसमें, ड्वाक्रा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? ऑप्शन ए है पहली योजना, बी है दूसरी योजना, सी है पांचवी योजना, डी है छठी योजना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, छठी योजना, है ना। भारत में क्या था, तो ये पंचवर्षीय योजना छठी योजना में लागू की गई थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि समूह गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है? तो हमारे ऑप्शन ए है व्यक्तिगत अध्ययन, बी है पारंपरिक व्याख्यान विधि, सी है संगोष्ठी सेमिनार, डी है निष्क्रिय शिक्षण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संगोष्ठी सेमिनार, है ना। समूह शिक्षण विधि में जो है संगोष्ठी सेमिनार पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शिक्षण सामग्री में स्थायी दृश्य प्रभाव डालने की क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है मौखिक व्याख्यान, बी है स्लाइड प्रेजेंटेशन, सी है टेलीविजन प्रोग्राम, डी है लिखित पाठ्य सामग्री। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टेलीविजन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, दृश्य प्रभाव डालने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि टेलीविजन क्या है, तो ये हमारा एक क्या है, ऑडियो विजुअल दोनों चीजें, है ना। ये कह सकते हैं दृश्य और जो है श्रव्य, दोनों जो है, टेलीविजन हमारा क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो इसका जो है प्रभाव अधिक होता है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? देखिए अभी हमने वो पूरा एक्सप्लेन किया है तो उसमें बताया है, लेकिन देख लेते हैं ऑप्शन। 1948, 1952, 1960, 1973। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, 1948। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है ना, हमने आपको बताया है ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वाशिंगटन डीसी, बी है न्यूयॉर्क, सी है पेरिस, डी है जिनेवा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क, है ना। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्न कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है, हमने इसको भी आपको बताया है, देख लेते हैं, लेकिन नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, फिर है डी चेन्नई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्न का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है ना, यानी कि एक्टिव प्रिपरेशन पर जोर देता है? ऑप्शन ए है व्यवहारवाद सिद्धांत, बी है प्रगतिवाद सिद्धांत, सी है संरचनावाद सिद्धांत, डी है समाजशास्त्री सिद्धांत। तो जो सक्रिय भागीदारी है, एक्टिव प्रिपरेशन है, वो किस पर जोर देता है? जो प्रगतिवादी सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, लर्निंग, है ना, यानी कि जो सीख रहा होता है लर्नर होता है और जो ट्रेनर होता है उन सबकी जो है सक्रिय भागीदारी होती है, तो इसमें इस पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चेन्नई, बी है नई दिल्ली, सी है हैदराबाद, डी है कोलकाता। देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी पूरी ब्रांच से, लेकिन हमें पूरे एक मैराथन क्लास तैयार की थी, लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमें लग रहा है इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। देख लेते हैं, इसको भी हमने ऊपर समझाया है, इस पर सिर्फ हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली, है ना। आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएफटीआरआई का अनुसंधान क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है कृषि जैव प्रौद्योगिकी, बी है खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, सी है जल संसाधन प्रबंधन, डी है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो देखिए अभी हमने ऊपर बताया था सीएफटीआरआई का मुख्यालय कहाँ है? मैसूर, है ना। क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसका जो है अनुसंधान क्षेत्र क्या होगा? ऑप्शन बी, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, परिवार की संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी कि परिवार की जो संरचना है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ए है संयुक्त परिवार, बी है नाभिकीय परिवार, सी है मातृ सत्तात्मक परिवार, डी है पितृ सत्तात्मक परिवार। तो परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय परिवार।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा विवाह प्रकार हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए है गंधर्व विवाह, बी है ब्रह्म विवाह, सी है अशुभ विवाह, डी है पैशाच विवाह। फिर जो है तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ब्रह्म विवाह, है ना। इसको क्या माना जाता है, तो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, इसको सबसे पवित्र माना जाता है। और इससे प्राप्त संतान क्या करता है, तो वो 21 पीढ़ी तक, ठीक है, 21 पीढ़ी तक की सुधार करता है, कुल का अपने नाम रोशन करता है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह में आता है, असर विवाह और पैशाच विवाह भी हमने आपको सारी चीजें बताई डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सी है व्यापारिक वैश्विक व्यापार नियंत्रण, डी है जलवायु परिवर्तन पर शोध। तो देखिए यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा संगठन वैश्विक स्वास्थ्य मानकों को निर्धारित करता है? तो ऑप्शन ए है हमारा आईसीएमआर, बी है डब्ल्यूएचओ, सी है यूनिसेफ, डी है यूनेस्को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ क्या करता है, ये वैश्विक स्वास्थ्य मानकों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका कह सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास होने वाली है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। ए है 1995, बी है 2001, फिर सी है 2004, फिर डी है 2010। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 2001, है ना। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई, तो 2001 में या 2001 में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, सेवा संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है अरुणा राय, बी है इला भट्ट, सी है किरण बेदी, डी है मेधा पाटेकर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इला भट्ट। इला भट्ट ने सेवा संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया? ए है ड्वाक्रा, बी है आईसीडीएस, डी है आरटीई, फिर डी है एसएसए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्वाक्रा। अभी हमने बताया कि इसमें क्या होता है, ड्वाक्रा में जो भारत में महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति को, आर्थिक सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को लागू किया गया था। महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमको कमेंट में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य शिक्षण सामग्री में कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है? ए है पाठ्य पुस्तकें, बी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सी है वीडियो फिल्म, फिर जो है डी है ग्राफ और चार्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वीडियो फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अभी हमने बताया भी था, लेकिन देखिए प्रश्न भी आ गया आपका। ऑप्शन है 193, फिर है 195, फिर है 198, फिर है 200। तो यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 193, है ना, 193 देश सदस्य हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है जिनेवा, बी है न्यूयॉर्क, सी है वियना, डी है पेरिस, बी है न्यूयॉर्क। करेक्ट आंसर इसका, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया? तो ऑप्शन ए है हमारा पहली योजना, बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, सी है 7वीं, डी है 10वीं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया, है ना, सामाजिक कल्याण पर जोर किस पर दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी चौथी योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें क्या किया गया था, सामाजिक कल्याण पर अधिक जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ए है शिक्षा नीति निर्माण, फिर है बी बाल एवं मातृ स्वास्थ्य, सी है खाद्य सुरक्षा, डी है जैव प्रौद्योगिकी विविधता संरक्षण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बाल एवं मातृ स्वास्थ्य, है ना। यूनिसेफ क्या करता है, तो बाल और मातृ स्वास्थ्य पर अधिक बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
कौन सी शिक्षा विधि विशेष रूप से वयस्कों के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? जो वयस्क है उनके लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है? ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा, बी है पारंपरिक शिक्षा, सी है ऑनलाइन शिक्षा, डी है ट्यूटर आधारित शिक्षा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा। जो अनौपचारिक शिक्षा है ये क्या है, तो ये एडल्ट के लिए या वयस्कों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान निन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1940, फिर 1948, सी है 1950, फिर 1965। तो निन की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। 1948 में निन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFTRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब ये देखिए हमने अभी आपको डिटेल में बताया है। फिर है ये प्रश्न, ए है नई दिल्ली, बी है मैसूर, सी है कलकत्ता, डी है चेन्नई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैसूर। CFTRI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मैसूर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है रक्षा अनुसंधान, बी है चिकित्सा अनुसंधान, सी है पर्यावरण संरक्षण, डी है खाद्य सुरक्षा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चिकित्सा अनुसंधान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा परिवार प्रकार अधिक परंपरागत समाजों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है नाभिकीय परिवार, बी है संयुक्त परिवार, सी है विस्तारित परिवार, डी है एकल परिवार। बी है संयुक्त परिवार, इसका करेक्ट आंसर है ना। कौन सा परिवार का प्रकार अधिक परंपरागत समाजों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, संयुक्त परिवार ये अधिकतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धर्म में विवाह को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है सामाजिक अनुबंध, बी है धार्मिक संस्कार, सी है कानूनी प्रक्रिया, डी है नागरिक अधिकार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धार्मिक संस्कार। हिंदू धर्म में इसको एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा संगठन किस क्षेत्र में कार्य करता है? ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है महिलाओं श्रमिकों का सशक्तिकरण, सी है स्वास्थ्य देखभाल, फिर है डी वित्तीय प्रबंधन। तो देखिए किसके पर कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महिला श्रमिकों की सशक्तिकरण के लिए कौन सा? तो ये आपका सेवा कार्य करता है। आपको महिला दिवस कब है ये हमको बताना है, बार बार हम कह रहे हैं, देखते हैं कौन कमेंट करता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए है 45, फिर 51, फिर 60, फिर 75। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके कितने सदस्य? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 51। 51 सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जिनेवा, बी है वियना, सी है पेरिस, डी है न्यूयॉर्क। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए है वैश्विक सैन्य शक्ति को नियंत्रण करना, बी है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण, सी है जलवायु परिवर्तन को रोकना, डी है वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण। WHO की जो है स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण।